आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जुपिटर लैब और जुपिटर नोटबुक के बारे में। क्या है जुपिटर नोटबुक, क्यों यूज करूं जुपिटर नोटबुक, क्यों यूज करूं मैं जुपिटर लैब। जब भी हम लोगों को डेटा साइंस में कोई प्रोग्राम चलाना होता है उसके लिए हम यूज करते हैं जुपिटर नोटबुक और जुपिटर लैब का। अब ये जुपिटर नोटबुक और जुपिटर लैब क्या है, जिस तरह से आप वीएस कोड यूज करते हो, जिस तरह आप पाईचार्म यूज करते हो पाइथन कोड लिखने के लिए, उसी तरह आपका जुपिटर नोटबुक और जुपिटर लैब है डेटा साइंस में प्रोग्राम लिखने के लिए। तो ये कैसे होता है, तो चलो अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ओपन करेंगे एनाकोंडा प्रॉम्प्ट को। किसको ओपन करेंगे, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट को। तो यहाँ पे आपका बेस इन्वायरमेंट वेरिएबल बाय डिफॉल्ट ओपन रहता है। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास कौन कौन से इन्वायरमेंट रखे हुए हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्डा env लिस्ट। कॉन्डा का मतलब जब भी हमें कुछ भी करवाना होता है ना कॉन्डा से, env का मतलब इन्वायरमेंट और लिस्ट आपका। तो अब हम यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं तो हमारे पास जो जो इन्वायरमेंट बने होंगे वो हमें शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा कौन कौन सा इन्वायरमेंट बना हुआ है, बेस नाम का बना हुआ है, मिस्टर कोडलॉक env नाम से बना हुआ है, माय प्रोजेक्ट नाम से बना हुआ है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ माय प्रोजेक्ट के अंदर मैं अपना एक नया प्रोजेक्ट बनाऊँ। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा माय प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट को एक्टिवेट। सिंपली बोलूंगा कॉन्डा एक्टिवेट करो माय प्रोजेक्ट को। तो यहाँ पे मैं जैसे एंटर मारूंगा तो मेरा माय प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट अब एक्टिवेट हो चुका है। पहले मेरा कौन सा इन्वायरमेंट एक्टिवेट था, बेस इन्वायरमेंट, और अब मेरा कौन सा इन्वायरमेंट एक्टिवेट है, माय प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट। अब मैं चाहता हूँ माय प्रोजेक्ट के अंदर मैं एक नया फोल्डर बनाऊं प्रोजेक्ट वन के नाम से। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा mkdir प्रोजेक्ट वन। mkdir प्रोजेक्ट वन किया तो इससे क्या होगा, इससे हमारा एक फोल्डर क्रिएट होगा प्रोजेक्ट वन नाम से। मींस हमें जब भी फोल्डर क्रिएट करना होगा तो हम mkdir का यूज करेंगे। ओके, तो अब मैं यहाँ पे एंटर मारूंगा। अब हमें उस प्रोजेक्ट के अंदर जाना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे cd प्रोजेक्ट वन। इससे हम प्रोजेक्ट वन फोल्डर के अंदर चले जाएंगे। अब मैं यहाँ पे एंटर मारता हूँ तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम प्रोजेक्ट वन फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। तो चलो अब चेकआउट भी कर लेते हैं कि प्रोजेक्ट वन नाम का फोल्डर बना भी है कि नहीं। तो हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, सी में जाएंगे, फिर यूजर में जाएंगे, फिर मिस्टर कोड और प्रोजेक्ट वन। ओके, तो हम कहाँ जाएंगे, सी पे जाएंगे, फिर यूजर में जाएंगे, फिर मिस्टर कोड में जाएंगे, फिर हम लोग जाएंगे प्रोजेक्ट वन पे। इसका मतलब हम जो भी काम यहाँ एनाकोंडा प्रॉम्प्ट में छेड़ रहे होंगे या फिर हम जो भी काम कर रहे होंगे तो वो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होगा, इस फोल्डर में भी रिफ्लेक्ट होगा। ओके, तो इतना क्लियर हो गया आपको। तो अभी तक हमने यहाँ पे एनवायरनमेंट बना के एक फोल्डर भी क्रिएट कर लिया। अब मैं इसके अंदर प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले जुपिटर को इंस्टॉल करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉन्डा इंस्टॉल जुपिटर JUPYTER। तो मैं यहाँ पे मैं एंटर मारता हूँ तो ये क्या करेगा, ये मेरे लिए जुपिटर इंस्टॉल कर देगा। अब मैं यहाँ पे प्रोसीड वाई करके एंटर मारूंगा और ये सब इंस्टॉल हो जाएगा इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट वेरिएबल में। जो जो चीज चाहिए मुझे वो सब इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये मेरे लिए बहुत सारे पैकेजेस इंस्टॉल कर रहा है, जैसे कि ICU नाम का, IPython नाम का। ठीक है, तो ये सारे पैकेजेस इंस्टॉल होने के बाद, ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन होने के बाद आपको जुपिटर इंस्टॉल होके मिल जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, आप सिंपली जुपिटर नोटबुक नाम का कमांड है, आप उसको रन करोगे और आपकी एक इंटरेक्टिव नोटबुक खुल के आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे जैसे एंटर मारूंगा तो देखो यहाँ पे ब्राउजर में खोलने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ब्रेव में क्लिक करूंगा। आप चाहे एज में भी क्लिक क्लिक करके ओपन कर सकते हो या फिर आपके पास क्रोम हो तो आप उसमें भी जाके ओपन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ब्रेव में क्लिक करके ऑलवेज में क्लिक कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे देखो मेरा जुपिटर नोटबुक खुल चुका है। तो ये पेज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं एक न्यू नोटबुक बना सकता हूँ तो मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूंगा, फिर उसके बाद मैं पाइथन 3 पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरे लिए न्यू नोटबुक बन गई है। जो मेरा न्यू नोटबुक का नेम है उसका नेम है अनटाइटल। तो मैं इसको रीनेम करने के लिए मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा और मैं इसका नाम रखूंगा यहाँ पे आपका फर्स्ट नोटबुक। ठीक है, मैं यहाँ पे रीनेम पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे रीनेम हो गया फर्स्ट नोटबुक के नाम से। ओके, अब नोटबुक के अंदर क्या होता है, जुपिटर में नोटबुक के अंदर कोड होता है, इन्फॉर्मेशन होती है। किस तरह का कोड और इन्फॉर्मेशन हम लोग नोटबुक में डाल सकते हैं ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि जिस फोल्डर हम लोग काम कर रहे हैं ना उसमें हमने फर्स्ट नोटबुक .ipynb नाम का फाइल बनाया हुआ है। ठीक है, अब ये IPynb का मतलब क्या होता है, IPy का मतलब पाइथन, NB का मतलब नोटबुक, आई पाइथन नोटबुक। ओके, ये एक एक्सटेंशन होती है जो कि जुपिटर नोटबुक की एक्सटेंशन होती है। जैसे कि .pdf होता है PDF फाइल की एक्सटेंशन, .txt होता है टेक्स्ट फाइल की एक्सटेंशन, उसी तरह से IPynb IPython नोटबुक की एक्सटेंशन होती है। अभी IPython क्या होता है, IPython इंटरेक्टिव कंप्यूटिंग करने के लिए कमांड सेल होता है जो कि हम जुपिटर नोटबुक में यूज करते हैं। अब मैं यहाँ फोल्डर में आता हूँ तो आप लोग देखो यहाँ पर फर्स्ट नोटबुक .ipynb नाम का ऑटोमेटिकली बन गया है मेरे प्रोजेक्ट वन में। इसका मतलब मैं जो भी फाइल यहाँ पर बनाऊंगा वो यहाँ पर भी बन जाएगी। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर भी बन जाएगी। इसका मतलब मैं जो भी चेंजेस यहाँ पर करूँ वो यहाँ पर भी इस फाइल में चेंजेस हो जाएगी। हाँ बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि यही तो फाइल है जिसको हम एडिट कर रहे हैं बाय यूजिंग जुपिटर नोटबुक। इतना क्लियर हो गया आप सबको, बहुत बढ़िया। लेकिन ये क्या है इन, और मैं कैसे यहाँ पे पाइथन कोड चलाऊं मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट नमस्ते दुनिया
और अगर आपको इसको रन करना है तो आप कंट्रोल एंटर मारोगे और इसका आउटपुट आपको मिल जाएगा। ठीक है, नमस्ते दुनिया। अगर आप लोग नया सेल ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे नया सेल ऐड हो जाएगा। अब जैसे कि आप यहाँ पे कोड नहीं लिखना चाहते, आप लिखना चाहते हो मार्कडाउन, तो आप मार्कडाउन भी लिख सकते हो। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ मार्कडाउन में क्लिक करके यहाँ आप मार्कडाउन लिख सकते हो। चलो मैं हेडिंग लिखता हूँ, मैं ओके में क्लिक करता हूँ। चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जुपिटर ट्यूटोरियल। कंट्रोल एंटर मारूंगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब मैं मार्कडाउन लिखना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, मैं प्लस में क्लिक करूंगा और यहाँ पे कोड कोड की जगह मैं मार्कडाउन सेट करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा आज हम जुपिटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं यहाँ पे कंट्रोल एंटर मारूंगा तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे मार्कडाउन सिंटेक्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर आपको मार्कडाउन सिंटेक्स नहीं पता क्या होता है तो मार्कडाउन आप लोग यूज कर सकते हो प्रीटी मच चीजों को स्टाइल करने के लिए। जैसे कि आप कुछ ऐसा लिख सकते हो। मैं यहाँ पे क्या क्या करूंगा, मैं यहाँ पे प्लस में क्लिक करूंगा, फिर यहाँ पे मैं कोड की जगह मार्कडाउन सेट करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे क्या लिखता हूँ, लाइक, फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ कमेंट और यहाँ पे लिखता हूँ शेयर। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल एंटर मारूंगा तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, बुलेट पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, तो मार्कडाउन सिंटेक्स बहुत इजी होता है। आप लोग सिंगल हैश लगा के हेडिंग लिख सकते हो, डबल हैश लगा के एच टू लिख सकते हो। चलो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पे देन आप यहाँ पे मार्कडाउन या फिर आप हेडिंग दोनों में से कोई भी क्लिक करोगे। ठीक है, मैं मार्कडाउन में क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डबल हैश और यहाँ पे लिखता हूँ हेलो। कंट्रोल एंटर मारूंगा तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो आप लोग देखोगे हेलो थोड़ा छोटा दिखेगा हमारी मेन हेडिंग से। ठीक है, क्योंकि ये एच टू है। अगर मैं ट्रिपल एस लगा के लिखूंगा तो इससे थोड़ा और छोटा हो जाएगा। तो मार्कडाउन सिंटेक्स हम लोग लिख सकते हैं नोटबुक में। आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने प्रिंट लिखा, यहाँ पे मैं जुपिटर ट्यूटोरियल लिखा। अब यहाँ पे मान लो मैं एक और सेल लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा ए इक्वल टू 3। यहाँ पे कंट्रोल एंटर मारूंगा, एक और सेल लेता हूँ, उसमें लिखता हूँ बी इक्वल टू 5। कंट्रोल एंटर मारूंगा, देन अगेन एक और सेल ऐड करूंगा, उसमें मैं लिखूंगा ए प्लस बी। कंट्रोल एंटर मारूंगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारा आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब करने का फायदा क्या हुआ, तो ये सब जो वेरिएबल हैं जो मेमोरी में लोड होते जा रहे हैं, तो फिर हमें कभी भी यूज करना है तो हम नीचे टुकड़ों में अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा फायदा ये होता है। और डेटा साइंस में हमें टुकड़ों में प्रोग्राम को रन करना पड़ता है। तो ये सब पॉसिबल कैसे हो पाता है, तो ये जो आई पाइथन है ये सब हमारे लिए पॉसिबल बनाता है। एक कर्नल रन होता है। अगर मैं चाहता हूँ मेरे सारे सेल्स ऊपर से नीचे तक रन हो जाएं तो मैं उनको ऑर्डर में रन कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं बीच में कोई सेल रन करना चाहता हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। सिंपली मैं यहाँ प्रिंट में आऊंगा, यहाँ पे मैं कंट्रोल एंटर मारूंगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे इन 7 एक नंबर लिख के आ जाएगा। तो जितना बड़ा नंबर असाइन होगा इसका मतलब वो सेल उतना बाद में रन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा इन 4 वाला सेल है वो इसके बाद में ये वाला सेल रन हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक और सेल लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी इक्वल टू 10। यहाँ पे मैं कंट्रोल एंटर मारता हूँ। अब मैं यहाँ पे आता हूँ इन 6 में, यहाँ पे जो ए प्लस बी है, मैं यहाँ पे कंट्रोल एंटर मारूंगा तो आपका यहाँ पे क्या आ गया 13। पहले क्या था 8। और हमने बी की वैल्यू क्या चेंज की थी, हमने बी की वैल्यू चेंज की थी यहाँ पे। तो मैं पीछे जाके भी सेल को रन कर सकता हूँ और मुझे पता कैसे चलेगा कौन सा सेल कब रन हुआ है, इनके नंबर से। अगर आई पाइथन का ये इंटरफेस आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हम लोग इसमें इतनी कोडिंग करेंगे आप लोग कंफर्टेबल हो जाओगे। ठीक है, तो ये सेल होता है जिसमें नमस्ते दुनिया लिखा है। आप एक सेल में मल्टीपल लाइन ऑफ कोड भी लिख सकते हो। चलो मैं लिख के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एस इक्वल टू 1। ठीक है, वाई इक्वल टू 2। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स प्लस वाई। कंट्रोल एंटर मारूंगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप मल्टीपल लाइन ऑफ कोड भी लिख सकते हो। ठीक है, इस सेल के अंदर आप लोग मार्कडाउन लिख सकते हो, आप लोग हेडिंग लिख सकते हो, इस तरह करके बुलेट पॉइंट्स भी बना सकते हो, आप लोग इन्फॉर्मेशन भी लिख सकते हो। अगर आपने गलती से यहाँ पे बहुत सारे सेल्स ऐड कर लिए तो आप इसको कट भी कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे करके क्रॉस में क्लिक करके। ओके, तो यही है आपका जुपिटर नोटबुक। आप जितना चाहो उतने इसमें सेल्स ऐड करके लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक और सेल लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बी इक्वल टू 30। कंट्रोल एंटर मारूंगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। एक और सेल लेता हूँ, उसमें लिखता हूँ ए इक्वल टू 20। कंट्रोल एंटर मारूंगा। यहाँ पे मैं एक और सेल लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एफ इक्वल टू 100। कंट्रोल एंटर मारूंगा, इसको 60 नंबर असाइन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ई पे आता हूँ, मैं यहाँ पे इसको 20 की जगह 22 देता हूँ। कंट्रोल एंटर मारूंगा तो इसको असाइन हो जाएगा 70 नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर बी इक्वल टू 5 लिखा, इसको मैं 51 करके एंटर मारूंगा तो इसको 80 नंबर असाइन हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे देखने वाले को पता चल जाएगा कि जो 17 वाला सेल है ये पहले एग्जीक्यूट हुआ है 18 वाले सेल से। ठीक है, नो मैटर ये जो 18 वाला सेल है ये ऊपर है, उसके बावजूद भी ये 17 वाला सेल सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। इन मोस्ट ऑफ द केस हम ऊपर से नीचे सेल को एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरे नोटबुक में ना बहुत घिचपिच हो गया है, तो आप ना ऊपर से लेकर नीचे के सेल को एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आप बहुत सिंपली आप यहाँ सेल पे आओगे। ठीक है, फिर उसके आप यहाँ पे रन ऑल पे क्लिक कर दोगे तो ऊपर से लेकर नीचे तक आपके सारे सेल्स रन हो जाएंगे। तो हमें ये नंबर ना लाइन से मिल जाते हैं। ठीक है, 19, 20, 21, 22, 23। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये खाली है, हम इसको कट करना चाहते हो तो आप यहाँ कट पे क्लिक करके कट कर सकते हो। ठीक है, जब हमारे पास नोटबुक बहुत बड़ी हो जाती है और आपने अलग अलग ऑर्डर में अलग अलग सेल को रन कर दिया तो बहुत बढ़िया
ऑप्शन है, आप कर्नल में जाके रीसेट एंड रन ऑल पे क्लिक कर सकते हो। कभी कभी हमारा कर्नल हैंग हो जाता है, बहुत कम होता है ऐसा, अगर आपके सिस्टम का रैम कम है, रिसोर्सेस कम है, तो ऐसा कभी कभी हो जाता है। तो ऐसे में आप रीसेट एंड रन ऑल पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे वार्निंग देता है, तो यहाँ पे हम रीसेट एंड रन ऑल पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा कर्नल रीस्टार्ट हो रहा है, को यहाँ पे नंबर 1 से असाइन होकर मिल जाता है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि ए इज नॉट डिफाइंड, मतलब ये हमारा मिसिंग है। हाँ, ये हमने क्या किया था, डिलीट कर दिया था यहाँ से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और यहाँ पे एक सेल बनाते हैं, उसमें हम ए लिख देते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं ए इक्वल टू लाइक 10 लिख देते हैं, कंट्रोल एंटर मारते हैं हम। यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या करेंगे, कर्नल को क्लिक करेंगे, यहाँ पे रीस्टार्ट एंड रन ऑल पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे हम रीस्टार्ट एंड रन ऑल पे सेल पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा रन हो गया, और यहाँ पे आपको नंबर फिर से नंबर 1 से असाइन होकर मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसे में देखने में थोड़ा अच्छा लगता है नंबर वाइज। अगर आपका नंबर इधर उधर है, थोड़ा घिस लगता है। ठीक है, और ऐसे में थोड़ा अच्छा लगता है, नंबर वाइज लिखा हुआ है आपका सेल्स, और इजी भी हो जाता है रीड करने में। तो ये ऑप्शन आप लोग यूज कर सकते हो। तो इतने सारे यूजर्स है जुपिटर नोटबुक के, इसलिए इतना इंटरेक्टिव होता है कि डेटा साइंटिस्ट ने इसको अपना चॉइस बना लिया है। अब हम देखते हैं जुपिटर लैब क्या होता है। हमने जुपिटर नोटबुक देखा, आईपाइथन देखा, हमने ये सीखा कि जुपिटर नोटबुक को हम कैसे चला सकते हैं। एक चीज का ध्यान आप लोग जरूर रखना, आप जब भी जुपिटर नोटबुक यूज करोगे, आपका ये नोटबुक सर्वर रनिंग होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे कंट्रोल सी दबा दिया, देन अगर आप यहाँ पे वापस काम करने की कोशिश करोगे, तो ये बोलेगा कि डेड कर्नल। क्या बोलेगा, डेड कर्नल। मीन्स कह रहा है कि कर्नल डेड हो चुका है, मतलब आपने अपने सर्वर को स्टॉप कर दिया है। अगर आपको ये चलाना है तो मेक श्योर आपका जो सर्वर है रनिंग होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करके इसको लीव कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप काम कर रहे हो तो आपका सर्वर ऑन रहना चाहिए। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमने जुपिटर नोटबुक को देख लिया, अब हम फाइनली मूव करते हैं जुपिटर लैब की तरफ। कैसे आप लोग यूज करोगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम जुपिटर नोटबुक को यूज कर रहे थे। यहाँ पे एनाकोंडा प्रॉम्प्ट में आओगे और यहाँ पे लिखोगे कोंडा इंस्टॉल JUPYTER विदाउट स्पेस। और हाँ, जब भी आप जुपिटर लैब को इंस्टॉल करोगे तो ये सब इन्वायरमेंट आप पहले से ही क्रिएट कर लेना। तो अब मैं यहाँ पे एंटर मारता हूँ, यहाँ प्रोसीड वाई लिख के मैं एंटर मारूंगा, तो ये मेरा जुपिटर लैब इंस्टॉल कर देगा, और वेट करेंगे इसका इंस्टॉल होने में। तो इसके बाद जैसे हम लोग लिख रहे थे जुपिटर स्पेस नोटबुक, जुपिटर नोटबुक को लॉन्च करने के लिए, वैसे ही हम लिखेंगे जुपिटर स्पेस लैब, जुपिटर लैब को लॉन्च करने के लिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जुपिटर स्पेस लैब। अब मैं यहाँ पे एंटर मारूंगा। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जुपिटर लैब हमारा खुल चुका है। इंटरफेस थोड़ा डिफरेंट आप लोगों को लग रहा होगा जुपिटर नोटबुक से। आप लोग ये बोल सकते हो जुपिटर लैब इनहेंस वर्जन है या अपग्रेड वर्जन है जुपिटर नोटबुक का। जैसे कि आप लोग यहाँ पाइथन 3 में क्लिक करके एक नया नोटबुक बना सकते हो, उसी के साथ साथ यहाँ प्लस में क्लिक करके आप नया टैब भी खोल सकते हो। अगेन मैं यहाँ पाइथन 3 में खोलूँ तो यहाँ मेरा एक नया नोटबुक बन जाएगा। फोल्डर के कंटेंट आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। आप लोगों को एक आईडी वाला एक्सपीरियंस मिलता है, जैसे VS कोड की हल्का हल्का आप लोगों को झलक दे रहा होगा। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जुपिटर लैब ही यूज करना। जुपिटर नोटबुक का हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो सारे काम हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। प्लस में क्लिक करके मैं यहाँ टर्मिनल में क्लिक करूँ तो ये मुझे एक टर्मिनल भी खोल के दे देगा। एक टैब में हमें टर्मिनल मिल गया, एक टैब में हम यहाँ कोड लिख रहे हैं। कभी कभी हमें टर्मिनल कमांड चलाना है तो हम यहाँ से आके चला सकते हैं। तो आप लोग ये देख रहे हो ये कितना ईजी बना दे रहा है हम लोगों को यूज करने के लिए। अब आप लोग यहाँ देखो हमारा बेस इन्वायरमेंट ओपन है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ कॉन्डा ENV लिस्ट लिखेंगे, और देखेंगे कौन कौन से इन्वायरमेंट है। तो हमारे पास ये सारे इन्वायरमेंट है। तो यहाँ पे मैं माई प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्डा एक्टिवेट माई प्रोजेक्ट। यहाँ पे मैं एंटर मारूंगा तो आप लोग यहाँ देख सकते हो हमारा माई प्रोजेक्ट एक्टिवेट हो चुका है। आने वाले वीडियो में हम जुपिटर लैब को और अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे आप लोग एरो पे क्लिक करके फाइल को अपलोड भी कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके फोल्डर बना सकते हो। इसमें और भी फीचर होते हैं, आप यहाँ पे रिफ्रेश में क्लिक करके फाइल कंटेंट को रिफ्रेश भी कर सकते हो, और यहाँ पे आप कुछ थर्ड पार्टी एक्सटेंशन भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं इसको स्टॉप कर दूंगा कंट्रोल C करके। जो हमारा नोटबुक सर्वर चल रहा है इसको बंद करूंगा, और ये काम नहीं करेगा। और देखो इसने बोल दिया कि भाई सर्वर कनेक्शन एरर आ रहा है। तो यही है आपको जुपिटर लैब, जो कि मैं बोल सकता हूँ ये एक इनहेंस वर्जन है जुपिटर नोटबुक का, या अपग्रेड वर्जन है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं ये सब बंद करता हूँ। अब बहुत इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन आता है बहुत से स्टूडेंट को, जब वो जुपिटर नोटबुक और जुपिटर लैब का नाम फर्स्ट टाइम सुनते हैं। उन्हें कंफ्यूजन ही आता है, अगर भैया हम डायरेक्टली जुपिटर लैब और जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल कर सकते हैं तो फिर एनाकोंडा इंस्टॉल करने की क्या जरूरत। शायद अभी तक आपको ये कंफ्यूजन खुद से क्लियर हो गया होगा। मींस मैंने आपको इतना कुछ बता ही दिया, इसलिए मैं ये कंफ्यूजन सबसे लास्ट में रख रहा हूँ। अगर क्लियर हो गया आप लोगों को खुद से तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ है क्लियर तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। हम एनाकोंडा इंस्टॉल इसलिए करते हैं क्योंकि अभी तक हमने देखा जुपिटर नोटबुक और जुपिटर लैब खुद से डायरेक्टली काम नहीं करते। उन्हें रन करने के लिए पाइथन और बहुत सारी लाइब्रेरीज की जरूरत होती है, इसलिए हम एनाकोंडा को यूज करते हैं। एनाकोंडा हमारे लिए पाइथन इंस्टॉल करता है, पैकेजेस इंस्टॉल करता है, जुपिटर नोटबुक और जुपिटर लैब रेडी टू यूज देता
देता है, मतलब आप लोगों को अलग अलग सेटअप नहीं करना पड़ता। अगर हम एनाकोंडा इंस्टॉल नहीं करते हैं तो हमें पाइथन अलग से इंस्टॉल करना पड़ता, जुपिटर अलग से इंस्टॉल करना पड़ता, लाइब्रेरीज अलग से इंस्टॉल करनी पड़ती, इन्वायरमेंट मैन्युअली मैनेज करना पड़ता, वर्जन मैनेज करना पड़ता। तो हमें इतना कुछ करना पड़ता विदाउट एनाकोंडा। और अगर आप इतना कुछ कर लेते तो कभी कभी आपको पैकेज एरर देखने को मिल जाएगा, वर्जन कन्फ्लिक्ट होगा, कभी कभी इन्वायरमेंट इशू देखने को मिल जाता है। तो हमें इतना सारा कुछ करना पड़ता है, इतने सारे प्रॉब्लम को फिक्स करना होता है, और हमें एनाकोंडा में ये सब एक साथ मिल जाता है। आप लोग सिंपल लाइन में समझो, जुपिटर नोटबुक और जुपिटर लैब कोडिंग टूल्स हैं और एनाकोंडा उन टूल्स को इजिली इंस्टॉल और मैनेज करने में हेल्प करता है। सो आई होप अब आपको कोई डाउट नहीं होगा एनाकोंडा को लेके और जुपिटर लैब और जुपिटर नोटबुक को लेके। अब आपको सब पता है एनाकोंडा क्यों यूज करना है, क्या होता है एनाकोंडा, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट क्या होता है, एनाकोंडा नेविगेटर क्या होता है, जुपिटर नोटबुक और जुपिटर लैब के बारे में आपको सब क्लियर हो गया। और अगर अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप जाके मेरे लास्ट के 2 लेक्चर को देखो, लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 5, वो दोनों लेक्चर को देखो, आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर से पाइथन को देखेंगे बहुत अच्छे से, स्टेप बाय स्टेप डेटा साइंस के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, ये नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर लेना। और डिस्कॉर्ड को भी ज्वाइन कर लेना, जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया जाके फटाफट, मैंने उसका भी लिंक दे दिया है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ आपको कैसे लग रहे हैं लेक्चर्स, मजा आ रहा है कि नहीं। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।